Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हम लोग स्टार्ट किए थे यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन तथा मात्रक देख रहे थे। उसमें मैंने आपको 10 भाग बता दिया था। पार्ट 10 मैंने आपको बता दिया था और पार्ट 10 में मैंने बताया था, एग्जाम्पल लिया था वहाँ पे और परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाता है मैंने वहाँ पे आपको समझाया था। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। त्रुटि से संबंधित कुछ अच्छे न्यूमेरिकल जो होते हैं, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ अच्छे आंकिक क्वेश्चन देखेंगे, आंकिक प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आंकिक प्रश्न होगा वह होगा, एक ठोस गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि है। कितनी की त्रुटि है? 2% की त्रुटि है। किसमें? त्रिज्या के मापन में। किसके मापन में? त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि आपको दी गई है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसके आयतन में त्रुटि क्या होगी। इसके आयतन में त्रुटि क्या होगी, मतलब एक गोले की बात हो रही है, ठोस गोले की बात हो रही है। उसके त्रिज्या में कितने परसेंटेज का एरर आ रहा है मापने पर। जब गोले को मापा जा रहा है तो उसके त्रिज्या में कितने का एरर आ रहा है, त्रुटि आ रहा है, वो 2% दिया है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि गोले के आयतन में तब कितने की त्रुटि होगी। और हमें अच्छे से पता है कि गोले का आयतन किससे बनता है, त्रिज्या से। गोले की त्रिज्या से ही मिलके बना होता है। मतलब गोले का आयतन गोले की त्रिज्या पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अगर त्रिज्या में त्रुटि होगी तो कंफर्म है कि गोले के आयतन में भी कुछ त्रुटि हो जाएगी। तो इसीलिए त्रिज्या में त्रुटि दिया है और आपसे आयतन में त्रुटि पूछ रहा है। तो बहुत इजी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहला काम, हमको गोले के आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। क्योंकि आपको आयतन में त्रुटि निकालना है तो आयतन का पहले फार्मूला पता होना चाहिए। जब आपको कोई व्यंजक दिया रहेगा, कोई व्यंजक रहेगा, कोई सूत्र रहेगा, तभी तो आप उसका त्रुटि निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे गोले के आयतन का सूत्र। क्या लिखेंगे? गोले के आयतन। गोले का आयतन। गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू, जहां आर क्या है, उस गोले की त्रिज्या है। और 4/3 पाई क्या है, ये एक कांस्टेंट राशि है। क्या है ये? कांस्टेंट, अचर राशि है, ठीक है ना। तो कभी भी अचर राशि जो होती है उसमें त्रुटि नहीं आती है। अचर राशि का त्रुटि हम नहीं निकालते हैं, हमेशा हम चर राशि की त्रुटि निकालते हैं, ठीक है ना। त्रुटि त्रिज्या में आएगी। 4/3 पाई का तो एक वैल्यू निश्चित है, इसमें त्रुटि नहीं निकाला जाता है। तो हमारे काम का क्या है, गोले का आयतन को हम मान ले किससे, भी से। तो भी बराबर हो जाएगा आपका आर पे क्यूब। भी बराबर क्या हो जाएगा, आर पे क्यूब। मैंने 4/3 पाई को छोड़ दिया क्योंकि त्रुटि लेते समय 4/3 पाई की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, उसको छोड़ दिया जाता है। हमें सिर्फ त्रुटि निकालनी है। हमें सिर्फ क्या निकालनी है, त्रुटि निकालनी है। तो त्रुटि वाले हिस्से को ही हम लेकर चलेंगे। तो भी बराबर हम लिख सकते हैं क्या, आर क्यू। तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए आपका, ये आपका आ जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं दोनों पक्षों, पहला स्टेप यही किए थे ना, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। मैंने कल बताया था आपको, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो दोनों पक्षों का जो लॉग होगा लॉग भी हो जाएगा। इधर इधर हो जाएगा क्या आपका, लॉग आर पे 3। मैं आपको बता दूं फार्मूला, चूंकि लॉग ए पर यम जो होता है वो बराबर होता है यम लॉग ए के। अगर ऊपर कोई घात दिया हो लॉग के आगे, है ना, तो ये बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग भी बराबर 3 लॉग आर। 3 लॉग कितना हो जाएगा, और आर हो जाएगा। अब देखिए, अब अगला स्टेप क्या करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। चलिए हिंदी में लिखते हैं इसको, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पे। आंशिक अवकलन करने पर। तो देखिए, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन कैसे होता है आपको बताए थे स्टेप 2। ये स्टेप फर्स्ट था, ये स्टेप 2 में ये करते हैं हम। तो लाग भी का हो जाएगा डेल्टा भी बाई भी, और 3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा। ये हो जाएगा लाग आर। लाग आर
देखिए log r को लिखेंगे, log r को आप लिख सकते हैं डेल्टा r बाई आर, डेल्टा r बाई आर। जैसे आप log v को लिखें डेल्टा v बाई v, वैसे ही log r को लिखेंगे डेल्टा r बाई आर, है ना। इसका आंशिक अवकलन ऐसा होता है, आपको बताए थे हम। और 3 तो बाहर है, तो 3 बाहर ऐसे ही लिखे रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना क्या है, डेल्टा v बाई v इंटू 100 बराबर 3 इंटू डेल्टा r बाई आर इंटू 100। मतलब ये हो गया है आपका आयतन में त्रुटि, आयतन में परसेंटेज एरर। आयतन में क्या है, ये प्रतिशत त्रुटि। यहाँ पे क्या बोला गया, आयतन में त्रुटि क्या होगा ना, तो यहाँ पे त्रुटि का मतलब है प्रतिशत त्रुटि पूछा गया। क्या पूछा गया है, इसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, क्योंकि ये परसेंटेज के हिसाब से दे रहा है, तो आप क्या निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि तो निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन में इसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ये परसेंटेज है, ठीक है। तो त्रुटि क्या होगी, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आयतन में परसेंटेज को डेल्टा v बाई वी इंटू 100 से डिनोट करेंगे। इंटू इधर भी क्या हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये त्रुटि परसेंटेज है, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि बोलते हैं। और वो आपको दिया है कितना, 2%। कितना दिया है, 2%। ये आपका आ जाएगा डेल्टा v बाई v इंटू 100 इक्वल टू 3 इंटू 2%। कितना हो जाएगा, इसका मान कितना होगा, 2%। यही तो दिया है, डेल्टा r बाई आर इंटू 100 ही दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 3 दूनी 6%। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये हो गया आयतन में परसेंटेज एरर, आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकल गया। तो बहुत ही इजी था, है ना। तो दोनों तरफ 100 का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। इसमें भी ये मान दिया हुआ है और इसका मान यहाँ से 3 दूनी 6% आ गया, है ना। इसका मान 2% था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। ये 4/3 क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि यह एरर वाली संख्या नहीं है, यहाँ से एरर नहीं मिलता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये बदलता नहीं है, इसीलिए इसको हम नहीं लेते हैं। सिर्फ वह लेके चलते हैं जिसके वजह से परसेंटेज एरर आया है। किसकी वजह से आया है, त्रिज्या के मापन में त्रुटि की वजह से आया है, तो बस उसको हम लेके चलेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी कण द्वारा तय की गई दूरी x, देखिए क्या दिया आपको, दूरी दिया है, दूरी x दिया है तथा समय भी दिया है। समय क्या है, t में निम्न संबंध है, x बराबर at प्लस bt स्क्वायर। इसमें a व b की क्या बताइए, बीमा क्या होगा, a व b की क्या होगा, बीमा। देखिए बीमा का क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। तो चलिए बीमा की क्वेश्चन को हम कर लेते हैं आसानी से। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ऊपर जो लिखा है पहले इसको मिटा लीजिए, क्योंकि जगह चाहिए इसके लिए जो आपको स्पष्ट दिख सके। तो हम यहाँ पे ऊपर वाले को मिटाते हैं और यहाँ से इसको हम क्लियर करते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो देखिए तो क्या दिया है आपको इक्वेशन, यही दिया है ना, x बराबर at प्लस bt स्क्वायर, यही आपको दिया हुआ है। यहाँ से ध्यान दीजिए क्या करेंगे आप, आपको पूछा क्या है, ए के बारे में और बी के बारे में, ए की बीमा और बी की बीमा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, आपको पता होना चाहिए कि जितनी बीमा इसकी होगी उतनी ही बीमा इनकी होगी, जितनी बीमा इसकी होगी उतनी बीमा इसकी भी होगी, तभी तो आपस में बराबर लिखे गए हैं, आपको बताया गया था। ये दोनों व्यंजक में जो बराबर लिखे गए हैं, ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब इसकी बीमा प्लस और इसकी बीमा आपस में क्या हो, इन दोनों की बीमा आपस में क्या हो, बराबर हो। मतलब इसकी बीमा बराबर होगी किसके, इसके। तो x की बीमा किसके बराबर होगी, इसके भी होगी, और x की बीमा किसके बराबर होगी, इसके भी होगी। मतलब x की बीमा इन दोनों के बराबर होगी, इसीलिए x के बराबर ये लिखे गए हैं, नहीं तो नहीं लिखे जाते। बीमा के उपयोग में जानते हो आप, अच्छे से बताया गया है कि दो समान बीमा वाली राशि जोड़िए घटाई जाती हैं, और साथ ही साथ ये दोनों बराबर हैं। ये बराबर होने का मतलब ये दोनों की बीमा सेम है, तभी बराबर है, नहीं तो बराबर नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर, x की बीमा बराबर at की बीमा। तो आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x की बीमा बराबर, लिखेंगे at की बीमा। क्या लिखेंगे, at की बीमा, ये लिख लेंगे। अब देखिए x की बीमा को हम डिनोट करते हैं किससे, ऐसे करके डिनोट करते हैं बीमा को, है ना। और at की बीमा मतलब इसमें a भी है और t भी है, तो a की बीमा को ऐसे और t की बीमा को हम क्या लिख सकते हैं, a की बीमा ये हो गया, और t की बीमा कितनी होती है, कैपिटल T होती है। t की बीमा कितनी होती है, कैपिटल T। क्या है, समय है, समय की बीमा कैपिटल T से लिखते हैं। अब देखिए यही तो निकालना हमको, तो इसको तो ऐसे ही लिखे रहेंगे, यही निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए तो x की बीमा बटे t की बीमा, ये नीचे आ जाएगा इसके। तो यहाँ पे a की बीमा बराबर, यही निकालना है आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये t कहाँ चला जाएगा। अच्छा बताओ, x की बीमा हम भूल रहे हैं, यहाँ पे x की बीमा का मान क्या है,
देखिए यक्स क्या है, दूरी है, और दूरी की बीमा कितनी होती है बताइए, दूरी की बीमा कितनी होती है यहाँ पे, थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ से। देखिए यक्स की बीमा, तो यक्स की बीमा का क्या मतलब है कि यक्स की बीमा कितनी होती है बताइए, यक्स क्या है, दूरी, दूरी की बीमा यल होती है, कितनी होती है, यल, तो यहाँ यल लिख दिया डायरेक्ट, यल हो गया। एटी ये तो हो ही गया है। अब देखिए क्या करेंगे, यल अपान ये कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा टी, ए की बीमा निकालना है हमें, टी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यल टी पे -1 हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 मान सकते हैं। तो यहाँ से ए की बीमा कितनी आ गई, इसको सीधा करके लिख लीजिए, ए की बीमा निकालनी थी आपको, यल पर 1 टी पे -1, ये किसकी बीमा है, या इसी को क्या लिख सकते हैं, यल टी पे -1 भी लिख सकते हैं। ये आपको ए की बीमा आ गई। इसी तरह से आप किसका बीमा निकाल लेंगे, बी का बीमा, किसका बीमा, बी का। तो चलिए बी का भी निकाल लेते हैं, बहुत ईजी है। तो बी का बीमा कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, देख लीजिए, जैसे इसके बराबर ये है वैसे इसी के बराबर ये भी होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, बी टी स्क्वायर की बीमा, बी टी स्क्वायर की जो बीमा होगी वो बराबर किसके, यक्स की बीमा, कह रहे इधर उधर करके लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उधर हो सकता है, यक्स की बीमा। अब बताइए बी का तो निकालना है, तो बी की बीमा को ऐसे लिख देंगे, टी स्क्वायर, टी मतलब समय, समय में होता है टी, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल टी, और 2 घात है तो इस पर 2 लिख देंगे, बराबर यक्स की बीमा, यक्स मतलब क्या है, लंबाई है, दूरी है, और दूरी की बीमा क्या होती है, यल से लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। तो बी की बीमा हमको निकालनी है तो उसको यहीं रहने दीजिए, और टी को इसके नीचे लाइए, यल बाई कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, यल बाई कितना हो जाएगा, यल बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा बी की बीमा, देखिए टी स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यल टी पर -2 हो जाएगा, ये घात 2 है तो ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, या आप इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ पाएंगे, यल टी पे -2, क्योंकि इसके ऊपर 1 है तो कभी लिखा जाता है चाहे नहीं लिखा जाता है, बात एक ही होता है। यल टी पे माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपने क्या देखा, ए की बीमा निकल गई, और ए की भी निकल गई, और बी की भी निकल गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यंजक में किसी अचर पद दिया हो तो उस अचर पद का बीमा निकाल सकते हैं, है ना। हाँ, तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन जरा देखिएगा, ये तीसरा नंबर है, एक भौतिक राशि y बराबर y इक्वल टू एम पर ए एल पे बी टी पे -c द्वारा व्यक्त की जाती है। यदि एम एल व टी के मापन में क्रमशः अल्फा%, बीटा%, गामा% की त्रुटि हो तो कुल प्रतिशत त्रुटि, आपको क्या निकालना है, कुल प्रतिशत त्रुटि। एम में परसेंटेज एरर अल्फा%, एल में परसेंटेज एरर बीटा%, टी में कितना दिया है, गामा%, और आपको एक राशि भी दे दिया, भौतिक राशि भी दे दे रहा है, इसी की मापन हो रही है, और आपको इसी का परसेंटेज पूछ रहा है, वाई का, मतलब इस पूरे व्यंजक का पूछ रहा है। अलग अलग एम का, यल का, टी का दिया है, और इस पूरे में परसेंटेज एरर कितना होगा यही आपसे पूछ रहा है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है ना विकल्प भी दे दिया है, ए बी सी डी 4 विकल्प दिया है, इसी में से कोई आंसर सही है, ये भी आपको कंफर्म है, कोई ना कोई सही है, लेकिन ये आपको नहीं पता है कौन सा सही है, तो इसलिए तो क्वेश्चन दिया है, इसलिए हमको लगाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए लगाते हैं, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हम लगाते आए इसके पहले भी। क्या दिया आपको, y बराबर पहले दिया है m पर a, l पर b, t पे -c, ये सब गुणनफल है, m l t सब गुणा है ना बीच में, तो जानते हैं गुणनफल का तरीका, वही तरीका होता है, क्या होता है, सबसे पहले लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं, लॉग। तो सबसे पहले लिखेंगे लॉग, सीधे लिखेंगे लॉग लेने पर, तो लॉग लेने पर हिंदी में लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, लॉग मैंने ले लिया, लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग m पर a इंटू यल पर b इंटू टी पे -c, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा log y इक्वल टू, आपको बताया गया है कि log m इंटू n इंटू p इक्वल टू होता है log m प्लस log n प्लस log p, मतलब इसके साथ भी log करके प्लस कर लो, फिर इसके साथ भी log करके प्लस करके फिर log इसके साथ भी ले लो, तो सबके साथ log लेके प्लस में लिखा जा सकता है, ये log के नियम से होता है। तो ये हो जाएगा log m पर a प्लस log l पर b, है ना, और प्लस log टी पे -c, ये आपका हो जाएगा। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इतने से काम तो चलने वाला है नहीं, इसको हम और भी थोड़ा सा सीधा करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, log y इक्वल टू ए बाहर आ जाएगा, घातांक है, घात है तो बाहर आ जाता है log के, ये हो जाएगा log m प्लस b भी बाहर हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा log l, इधर क्या हो जाएगा
सी है ना, माइनस सी, इधर जब बाहर होगा तो क्या बाहर होगा, माइनस सी लॉग टी हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। एक तरीका होता है मॉड लेने का। क्या होता है मॉड? अगर आप मॉड लेंगे तो सबके साथ मॉड लगेगा। देखिए इसके साथ भी मॉड लगेगा, इसके साथ भी मॉड लगेगा और इसके साथ भी। तो जब मॉड लगता है तो ये किस में बदल जाता है, प्लस में हो जाता है। क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। तो हम इसका क्या लेके चलेंगे, प्लस चिन्ह लेके चलते हैं। तो चलिए, जब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा दोनों, यहाँ आप लिखेंगे हम दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर जब इसका आंशिक अवकलन किया जाता है तो log y का हो जाता है डेल्टा y बाई वाई, और इसका हो जाता है a इंटू डेल्टा यम बाई यम हो जाएगा log m का, और प्लस इसका हो जाएगा b इंटू डेल्टा यल बाई यल हो जाएगा। और ये देखिए माइनस है तो मैं साथ ही साथ इसका मॉड्यूलस ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, मॉड्यूलस, मापांक ले रहा हूँ। तो जब मैं मापांक लूंगा तो ये माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में। तो यहाँ हो जाएगा प्लस सी इंटू डेल्टा टी बाई टी। ठीक है, हमेशा हम क्या लेते हैं, धनात्मक। अगर माइनस आ जाए तो हम क्या लेंगे, धनात्मक ही लेंगे। अगर यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस होता तो हम क्या लेते, सबको प्लस बनाते हैं। सबका मॉड लेके हम क्या करते हैं, उसको बाहर करके प्लस बनाते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दोनों पक्षों का हाथ से करते समय ये माइनस को मैंने किस में चेंज कर दिया, प्लस में कर दिया, क्योंकि मैं मॉड्यूलस इसका लिया था, इसका भी लिया था, इसका भी लिया था, मैं दिखाया नहीं हूँ। ठीक है ना, आप भी मत दिखाएगा, डायरेक्ट करिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हमें निकालना क्या है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब हम क्या निकालना है, परसेंटेज एरर, कुल प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो हम लिखेंगे डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100। क्या लिखते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं परसेंटेज निकालते समय, और ए को बाहर करिए, और जहाँ जहाँ डेल्टा वाला पद है उसका क्या करिए, परसेंटेज करिए। बी बाहर हो जाएगा, डेल्टा यल बाई यल ये भी 100 हो जाएगा, प्लस सी बाहर हो जाएगा, डेल्टा टी बाई टी इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसके आगे आप चलिए यहाँ पे देखते हैं, डेल्टा वाई बटे दिया है आपको, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 निकालना है आपको, बराबर ए हो जाएगा ये। और देखिए ये डेल्टा यम बाई यम इंटू 100 मतलब क्या, परसेंटेज एरर यम का कितना दिया है, अल्फा परसेंट, ये जगह अल्फा परसेंट। फिर प्लस ये इसका क्या दिया है, देख लीजिए, एल का दिया है बीटा परसेंट, तो आप लिखेंगे बी बीटा परसेंट। फिर क्या लिखेंगे, सी इसका क्या दिया है, गामा दिया है, देख लीजिए इसका टी का गामा परसेंट दिया है, तो ये गामा परसेंट हो गया। फिर यहाँ पे डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, यही निकालना है आपको। और ए अल्फा लिखेंगे, बी बीटा लिखेंगे, सी गामा लिखेंगे, लेकिन परसेंटेज सब में है, परसेंटेज सभी में है, तो परसेंटेज को बाहर कर दीजिए, ऐसे कॉमन करके बाहर कर लीजिए। तो ये आपका आ गया आंसर, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या आ गया, कुल प्रतिशत त्रुटि, इस व्यंजक जो दिया है वाई में कुल प्रतिशत त्रुटि निकल गया है ना, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 इतना आया। देख लीजिए इस चार विकल्प कौन सा है, चौथा वाला है। कौन सा है, चौथा। ये जो चौथा वाला आपको नजर आ रहा है ना, यही वाला विकल्प सही होगा, यही हमारा आंसर होगा, यही आया है। ठीक है ना, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, दिक्कत को बताइए, अपने परेशानी को बताइए, सारी परेशानी को दूर किया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और नोट अच्छे तरीके से इसको पूरा लिख लिख के बनाइए। और ये आपका था पार्ट 11 था, 11वां भाग था। एक भाग और बनना पड़ेगा, हमको लगा कि ये इसमें नहीं दिया होगा, सार्थक अंक निकालने के लिए, सार्थक अंक के बारे में है। तो एक चीज़ और बचा हुआ है आपका, सार्थक अंक इसी चैप्टर में होगा, उसको पढ़ेंगे हम पार्ट 12 में। और इसी के साथ पार्ट 12 के साथ ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो एक भाग और इसका देखेंगे, एक पार्ट और देखेंगे, इसमें आपका मापन, मात्रक, बीमी विश्लेषण है ना, त्रुटि, और साथ ही साथ आपका क्या है, सार्थक अंक निकालने का तरीका, ये सारा इसी चैप्टर में है। तो 12 लेक्चर में सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आज न्यूमेरिकल आपने देखा,
अब इसके आगे हम देखेंगे 12 नंबर भाग इसका, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोग पढ़ते रहिए और आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे पार्ट 12। तब तक के लिए धन्यवाद।